नमस्कार, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध निबंध मजदूरी और प्रेम। यहाँ यह जान लेना ज़रूरी होगा कि सरदार पूर्ण सिंह का जो जीवन काल है, वो 1881 से 1931 तक है। अर्थात उनका जो पूरा जीवन काल है, वह औपनिवेशिक शासनकाल से संबंधित है। और आज के इस दौर में हम देखते हैं कि 20-30 साल के अंतराल में ही इतना अधिक परिवर्तन आ जाता है कि पुरानी बहुत सी जो बातें हैं, वो पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाती हैं। तो इस लिहाज से इस निबंध की बहुत सी ऐसी बातें हैं, जो आज के दौर में हमें ऐसा लग सकता है कि जिनके ऊपर अध्यापक पूर्ण सिंह ने इतना अधिक जोर डाला है, वो पूरी तरह से निरर्थक हैं या पूरी तरह से अपलट चुके हैं। जैसे निबंध को पढ़ने से पूर्व ही मैं बताना चाहूँगा कि इस निबंध में वो मशीनों का अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करते नज़र आते हैं और ये मानते हैं कि हाथ से किया गया काम कहीं अधिक पवित्र होता है, वो ईश्वर के निकट माना गया है। तो बाकी सभी बातें निबंध को पढ़ते हुए ही स्पष्ट हो पाएँगी। 1900 के आसपास 1881 में जन्म है, 1900 के आसपास ये जापान में जाते हैं और वहाँ पर टोक्यो यूनिवर्सिटी से ये केमिस्ट्री में डिग्री हासिल करते हैं। तो इस प्रकार उनका जो दृष्टिकोण है, कहीं-कहीं बहुत अधिक साइंटिफिक भी नज़र आता है। लेकिन ये जापान में ही एक बौद्ध भिक्षु उकाकुरा के संपर्क में आते हैं और बौद्ध धर्म से बहुत अधिक प्रभावित नज़र आते हैं। उसके पश्चात स्वामी रामतीर्थ के संपर्क में आने पर ये सन्यासी बन जाते हैं और क्योंकि पंजाब के अब्डाबाद में इनका जन्म हुआ था और ये मूल रूप से सिख थे, तो ऐसी स्थिति में सिख धर्म में भी इनकी बहुत अधिक आस्था रही है। नानक जी का प्रसंग उन्होंने इस निबंध में भी दिया है और उनके दूसरे निबंधों में भी सिख धर्म के बहुत से सिद्धांत, बहुत से आदर्श दिखाई देते हैं। तो आध्यात्मिकता भी उनके निबंधों में दिखाई देती है। और एक और जो तत्व है जो उनके निबंध में मुझे दिखाई दिया, वो है साम्यवाद के प्रति उनका काफ़ी अधिक रुझान नज़र आता है। ख़ास तौर से जब वो मज़दूर की बात करते हैं, परिश्रमी की बात करते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, तो वो साम्यवादी विचारधारा उनकी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बाकी सभी बातें निबंध को पढ़ते हुए स्पष्ट होंगी। चलिए पढ़ते हैं। सरदार पूर्ण सिंह का निबंध मजदूरी और प्रेम हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना है, जो श्रम की गरिमा, पवित्रता और प्रेम के साथ इसके संयोग को काव्यात्मक तथा दार्शनिक शैली में प्रस्तुत करता है। निबंध का उद्देश्य आधुनिक समाज में श्रम की उपेक्षा की आलोचना करना और प्रेमपूर्ण श्रम को ईश्वरीय बताना है। ये उस समय की मांग भी कही जा सकती है, क्योंकि जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, तो औद्योगिक क्रांति के पश्चात बहुत से उसके दुरुपयोग सामने आए। संपत्ति का कुछ लोगों तक सीमित रह जाना और बहुत बड़ा तबका, खासतौर से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, उसका पूरी तरह से नष्ट हो जाना, गाँव के लोगों का शहर की तरफ पलायन करना और छोटे-छोटे कमरों में बहुत से लोगों का एक साथ रहना, जो मज़दूर के रूप में शहरों में जाते हैं और शहरों में स्लम एरियाज़ का विकसित होना, ये सारी जो समस्याएँ थी, वो यूरोप में बहुत पहले घटित हो चुकी थी। उन सभी बातों का ज़िक्र भी यहाँ पर किया गया है। तो कुछ उसी प्रकार का भाव यहाँ पर भी है, जो इस निबंध में वो कहते हैं। वो यही कहते हैं कि उन मशीनों के स्थान पर यदि हाथ से काम किया जाए, तो वो कहीं अधिक गरिमापूर्ण होता है, कहीं अधिक पवित्र होता है। उसमें प्रेम का अ, पुट कहते हैं प्रेम का जो भाव है, कहीं अधिक संयुक्त होता है। तो परिश्रम की उपेक्षा नहीं करते हुए उसे महत्ता प्रदान करना, इसका एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कहा जा सकता है। अपने इस पूरे निबंध को वो इन शीर्षकों में बाँटते हैं। पहले वो एक शीर्षक देते हैं हल चलाने वाले का जीवन, गडरिये का जीवन, मज़दूर की मज़दूरी, प्रेम मज़दूरी, मज़दूरी और कला, मज़दूरी और फ़कीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। पहले 6 शीर्षक अगर हम देखें, तो पहले में एक किसान के जीवन का वर्णन है, दूसरा एक गडरिये के जीवन का, तीसरा एक श्रमिक का और चौथा कि कोई भी जो मज़दूरी करता है, श्रम से जुड़ा होता है, वह प्रेम का भाव लिए हुए होता है।
अब उसी की जो परिश्रम है, वह कला के कितने अधिक निकट है और जब वही प्रेम से संयुक्त होकर काम करता है, तो वह फ़कीरी का रूप धारण कर लेती है। और 7वाँ और 8वाँ हेडिंग। 7वें में वो ये कहते हैं कि वास्तव में पूरे समाज का जो पालन करने वाली दूध की धारा है, वह है ईमानदारी से किया गया परिश्रम। इसमें वो एक उदाहरण भी देते हैं नानक जी के जीवन का, जहाँ पर एक रोटी को निचोड़ा जाता है तो उसमें से दूध की धारा निकलती है और दूसरी रोटी को निचोड़ा जाता है तो उसमें से खून की धारा निकलती है। जो दूसरों का शोषण करके धन कमाया जाता है, वास्तव में वो दूसरों का खून चूस के कमाया गया धन है। तब वहाँ से दूध की धारा रक्त की धारा निकलती है। लेकिन जो परिश्रम के माध्यम से रोटी कमाता है, वहाँ से दूध की धारा निकलती है और न केवल इस प्रकार कमाई गई रोटी उस मज़दूर का अपना पालन-पोषण करती है, बल्कि इस पूरे समाज का पालन-पोषण करती है। उसके माध्यम से वो ऐसा कहना चाहते हैं और अंतिम है पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श, जिसमें इस तथ्य को उद्घाटित किया गया है कि सभी पश्चिमी देश उस मशीनीकरण के दुरुपयोगों को देख चुके हैं और अब वो पूर्व की ओर ताक रहे हैं और फिर से उसी विचारधारा का अनुसरण करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर हाथ से काम किया जाता है, परिश्रम से काम किया जाता है और उन मशीनों से दूर रहकर जो इंसान को यांत्रिक बना देती हैं, एक बड़ा सहज और स्वाभाविक जीवन यापन करने का दृष्टिकोण अपनाया जाता है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या बातें स्पष्ट हो पाती हैं। पहला है हल चलाने वाले का जीवन। इस खंड में लेखक एक किसान के काम की महिमा का वर्णन करता है। हल चलाने वाला किसान धरती को माँ की तरह समझता है और अपना संपूर्ण परिश्रम प्रेम पूर्वक अर्पित करता है। लेखक के अनुसार किसान का जीवन साधु तपस्वी की भांति होता है, क्योंकि वह सुबह शाम प्रकृति के साथ रहकर सर्वहित का कार्य करता है, सभी के हित के विषय में वह सोचता है। उसके माथे का पसीना धरती के कण कण में जीवन का वरदान देता है। इसी कारण लेखक उसे ब्रह्म के समान सृजनकर्ता कहलाता है। माफ करना, सृजनकर्ता कहता है। तो थोड़ा सा रोमांटिक है, बहुत अधिक रोमांटिक विचारधारा का दर्शन इसमें होता है और प्रायः कविताओं के माध्यम से ऐसी बहुत सी बात कही जाती है, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत अधिक ऐसी बातें करते हैं। अलेक्जेंडर पोप ऑड ऑन सॉलिट्यूड में कुछ इस तरीके की बात करता है, जहाँ वो प्रकृति के सानिध्य में गोद में रहने की बात करता है। तो बहुत अधिक बातें उनकी सही भी हैं और कुछ बातें बड़ी अप्रासंगिक सी लगती हैं, खासतौर से आज के दौर में। किसान के ही विषय में कहते हुए वो कहते हैं कि उसके पास धन दौलत भले न हो, पर हृदय की पवित्रता, त्याग की भावना, आत्मसंतोष अपार होता है, असीम होता है। खेत उसका मंदिर होता है, बीज उसका प्रसाद और उपज उसकी साधना का फल है। वह समाज का पालन करता है और उसी की मेहनत पर नगर-नगर, राजमहल, विद्या, अन्य संस्थाएँ फलती-फूलती हैं। जो कुछ भी हमारा वैभव, जो कुछ भी हमारा विकास कहीं झलकता है, तो उसके मूल में कहीं न कहीं किसान की मेहनत होती है। लेखक कुछ ऐसा कहना चाहते हैं। इसलिए लेखक किसान के जीवन को सबसे ऊँचा मानते हैं, उसे पवित्र मानते हैं और उसके उस कर्म को प्रेमपूर्ण मज़दूरी घोषित करते हैं। तो ये कुछ पहला भाव है, पहला शीर्षक है जिसका भाव है, यहाँ पर हमारे सामने प्रकट हुआ है। पहले शीर्षक में वो हल चलाने वाले अर्थात किसान के जीवन की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं। दूसरा, गडरिये का जीवन। गडरिये का जीवन खुली हवा, पहाड़ों, नदियों, सूर्य, चाँद, तारों और पशुओं के बीच बीतता है। वह संसार की कोलाहल भरी दौड़-भाग से दूर शांत, सरल, संयमित और ईश्वरनिष्ठ जीवन जीता है। भेड़ों और प्रकृति से उसकी आत्मिक एकता होती है। उनसे वह प्रेम करता है, उनकी सुरक्षा सेवा में समर्पित रहता है। लेखक के अनुसार यह जीवन तपस्या समान है, क्योंकि इसमें लोभ, लालच, प्रपंच नहीं, बल्कि शांति, सहनशक्ति और प्रेम का अमृत है। इसी गडरिये का जीवन जो शीर्षक है, इसी में एक स्थान पर वो लिखता है कि उसकी जो पत्नी है, वो पतिव्रता है, उसकी जो बेटियाँ हैं, सुंदर हैं, कहना मानने वाली हैं, सुशील हैं।
लेकिन साथ ही एक विचार कौंधता है कि वो पूरी तरह से शिक्षा से दूर रहती हैं, जो इसमें इंगित नहीं किया गया है। तो उस समय के विचार के अनुकूल शायद ये बात हमें अच्छी लगती हो, लेकिन आज ऐसा लगता है कि ये अन्यायपूर्ण है। वास्तव में संसार में जो कुछ भी नया हो रहा है, जितने भी सुख साधन, संपन्नता के साधन विकसित हुए हैं, उन सभी पर समान अधिकार है और वह हर किसी को मिलना चाहिए। लेकिन साथ ही अगर इसके दूसरे दृष्टिकोण की बात करें कि जहाँ पर घर में सुख शांति है, पारस्परिक सहयोग है, एक-दूसरे को समझने का भाव है, तो वो कहीं अधिक गडरिये के जीवन में दिखाई देता है। तो इस दृष्टिकोण से यह कहीं अधिक रोमांटिक लगता है और ऐसा लगता है कि ऐसा ही जीवन हमारा भी हो। अभी मैं एक फ़िल्म देख रहा था, गॉड्स मस्ट बी क्रेज़ी। उसके आरंभ में ही एक संवाद आता है कि आज 15-20 साल बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है और सिर्फ़ यह सीखने के लिए कि जीवन कैसे जिया जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि पुराने समय की, जब किसान का बेटा किसान कृषि कर्म किया करता था या गडरिये का जो घर परिवार के सदस्य हैं, वो गडरिये का ही जीवन यापन करते हैं, भेड़ों को चराते हैं। तो वो उन 15 सालों में स्वाभाविक रूप से वो सभी कार्य सीख जाते हैं, किसी भी शिक्षण संस्था में उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं होती। वह इस विषय से पूरी तरह से इतर बात होगी। आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ़ इतना ही है कि आप इन सभी बिंदुओं को याद करेंगे और इन सभी बिंदुओं में जो बातें कही गई हैं, थोड़ी बहुत, आप उन्हें कहते जाएँगे सतही रूप पर। तो गडरिये का जीवन, तो गडरिया बड़े खुले वातावरण में जीता है, दौड़-धूप से दूर रहता है, सरल स्वभाव का वह होता है, ईश्वर में निष्ठा रखता है, भेड़ों को चराता है, प्रकृति से संयुक्त रहता है और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से वह ईश्वर के संपर्क में रहता है। वह लोभ लालच के प्रवंच से दूर रहता है और बड़ी शांति से जीवन यापन करता है। मज़दूर की मज़दूरी। इस खंड में लेखक स्पष्ट करते हैं कि मज़दूर के दिन भर के श्रम के बदले मिलने वाला धन, जिसे हम मज़दूरी कहते हैं, उसकी वास्तविक मज़दूरी नहीं है। उसके हाथ, शरीर और श्रम शक्ति ईश्वर दत्त है। इसलिए सिक्कों से उसका माप नहीं किया जा सकता। मज़दूर की असली मज़दूरी सम्मान, प्रेम और मनुष्य-मनुष्य के बीच का आत्मिक संबंध है। लेखक जिल्दसाज की कथा देकर समझाते हैं कि सेवा तभी सार्थक है जब उसमें हृदय शामिल हो। वस्तु के मूल्य से अधिक मूल्य वह प्रेम है जो श्रम में घुला है। इसलिए मनुष्य को पैसे के लिए नहीं, प्रेम और आत्म उन्नति के लिए काम करना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत साम्यवादी दृष्टिकोण हमारे सामने आता है कि एक मज़दूर की जो मज़दूरी है, वह केवल पैसे के माध्यम से नहीं दी जा सकती। उसके प्रति वह सम्मान की भावना भी हो, प्रेम की भावना हो, क्योंकि उसने जो कार्य किया है, वह अपने पूरे तन-मन से किया है। तो ऐसी अवस्था में केवल चंद पैसे देकर, चंद सिक्के देकर उसकी मज़दूरी को चुकता नहीं किया जा सकता, बल्कि एक आभार, एक कृतज्ञता की भावना भी हमारे हृदय में उस मज़दूर के प्रति होनी चाहिए, जिसकी मज़दूरी के कारण ही हमारा कोई कार्य निष्पन्न हुआ और हमारे जीवन में एक सुविधा ऐड हुई, हमारे जीवन सुविधा संपन्न हुआ। प्रेम मज़दूरी। यह खंड बताता है कि हाथ से किया गया काम जब प्रेम से भरा हो, तब उसका परिणाम भी रसपूर्ण और अमूल्य हो जाता है। काम करते हैं, लेकिन जब उसमें प्रेम का संयोग हो, तब उसका परिणाम रसपूर्ण हो जाता है, अनमोल हो जाता है। जैसे स्वयं उगाई फसल, घर की बनी रोटी, हाथ से गूँथा घड़ा, इनमें प्रेम सुगंध होती है, जो मशीन निर्मित वस्तुओं में नहीं मिलती। लेखक कहते हैं कि श्रम एक योग है और प्रेम मिश्रित श्रम ही पूर्ण मज़दूरी है। लेखक कहते हैं श्रम एक योग है, एक साधना है और प्रेम से मिला हुआ श्रम अर्थात ऐसी श्रम की भावना या स्त्री परिश्रम की भावना जिसमें प्रेम की भावना सन्निहित हो, वह कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, कहीं अधिक कह सकते हैं कि अधिक भावनामय है। यह मनुष्य और उसके श्रम फल के बीच भावनात्मक संबंध स्थापित करता है। तो प्रेम के संयोग से की गई मजदूरी एक दैवीय भाव रखती है। ये इस अनुच्छेद का, इस शीर्षक का मूल भाव कहा जा सकता है, मजदूरी और कला। इस खंड में श्रम और सृजन कलाओं को समान रूप से पूज्य घोषित किया गया है। जिस प्रकार हम कोई नया सृजन करते हैं, तो एक पूजनीय भाव है, लेखक मानता है। साथ ही हमारा जो परिश्रम है, वह भी पूजनीय है। जहाँ श्रम कौशल का सम्मान नहीं, वहाँ सभ्यता भी दुर्बल होती है।
कारीगर का हाथ सृजन शक्ति से भरा होता है, इसलिए वह मानवता का सेवक है, व्यापारी नहीं। काम में कला और प्रेम मिलने से ही समाज समृद्ध होता है। और इसीलिए लेखक एक स्थान पर ये भी कहता है कि जब तक किसी समाज में उस व्यक्ति को जो हाथ से जुड़े हुए कार्य करता है और पूरे समाज की सेवा कार्य करता है, जब तक उसे शूद्र कहा जाएगा, उस समाज को विकसित समाज कभी नहीं कहा जा सकता। इस संसार की सभी कलाओं का जो मूल है, वह परिश्रम है। वह व्यक्ति है जो तन-मन से श्रम करता है, मेहनत करता है और उस मेहनत के दम पर ही विभिन्न प्रकार की कलाएँ विकसित होती हैं। मज़दूरी और फ़कीरी। इस शीर्षक के अंतर्गत लेखक बताता है कि वास्तविक फ़कीरी निष्काम श्रम के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। बिना किसी कामना के जब हम परिश्रम करते हैं, तब हमारे अंदर फ़कीरी का भाव आ जाता है। बिना काम के ध्यान धर्म भी खोखले बन जाते हैं। फ़कीरी और श्रम दोनों आत्म त्याग और प्रेम के आधार पर टिके हैं। तो यहाँ पर वो ये भी मानते हैं कि जो हम ध्यान धर्म करते हैं, वो भी तब तक खोखले हैं जब तक हम परिश्रम से दूर रहते हैं। तो बड़ा ही सटीक है ये आजकल के इस दौर में। तो विभिन्न टीवी चैनल्स पर हम देखते हैं कि बहुत से साधु हैं, तथाकथित साधु, जो विभिन्न चैनल के ऊपर ज्ञान बघारते हैं, लेकिन काम कभी नहीं करते। अभी कुछ दिनों पूर्व आपने देखा था कि एक सनातन धर्म को बचाने के लिए एक साधु महात्मा निकले, 2-3 किलोमीटर चले, बेचारे गिर पड़े। तो ऐसे व्यक्ति को हम सही मायने में साधु नहीं कह सकते। तो वे लोग जो सभी केवल कोरा ज्ञान बघारते हैं, लेकिन श्रम से दूर रहते हैं, वास्तव में वो कहीं भी किसी भी दृष्टिकोण से फ़कीर नहीं हो सकते। फ़कीरी और श्रम दोनों आत्म त्याग और प्रेम के आधार पर टिके हैं। चाहे वो फ़कीरी का आधार लीजिए, चाहे परिश्रम का आधार लीजिए, दोनों में ही आत्म-त्याग की भावना निहित है। बिना आत्म-त्याग के ना तो फ़कीरी को हासिल किया जा सकता है और ना ही श्रम की भावना को। इसलिए परिश्रम करने वाला मनुष्य ही एक सच्चा तपस्वी है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। गुरु नानक की कथा के माध्यम से इस शीर्षक के अंतर्गत लेखक यह सिद्ध करता है कि समाज का पालन धन बल से नहीं, बल्कि प्रेम पूर्ण श्रम सेवा से होता है। सच्चा भाग्यशाली वही है जो अपने हाथों से लोगों का भरण पोषण करता है, जैसे दूध धारा समाज को बल देती है। इसी शीर्षक में नानक जी के वह प्रसंग है जिसके माध्यम से ये दिखाया गया है कि जब हम अपने सच्चे परिश्रम के माध्यम से रोटी कमाते हैं, तो वह न केवल हमारा पालन पोषण करती है बल्कि पूरे समाज का पालन पोषण करती है। और उस व्यक्ति की रोटी से भी खून टपकता हुआ दिखाई देता है जो शोषण के रास्ते पर चलता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा वास्तव में परिश्रम की ही धारा है, सच्चे परिश्रम की धारा। और अगर निष्काम कर्म से किया जाए तो क्या कहना। अब पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श जो इस निबंध का अंतिम शीर्षक है। इस खंड में लेखक दर्शाते हैं कि पश्चिमी सभ्यता ने श्रम और मजदूरी के क्षेत्र में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जिसमें हाथ की मजदूरी के साथ ज्ञान विज्ञान और तकनीक का मेल दिखाई देता है। पश्चिमी देशों में कारीगर श्रमिक को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और वहाँ श्रम कौशल को शिक्षा का प्रमुख आधार माना जाता है। तो इसका मतलब ये है कि विदेश भले ही उन्होंने तकनीकी सुविधाएं हासिल कर ली हों, अनेक प्रकार की वैज्ञानिक उन्नति उन्होंने कर ली, लेकिन वो श्रमिक को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। हालांकि वो एक संक्रमण दौर से गुजरे हैं। आरंभ में उन्होंने श्रमिक को बहुत अधिक कष्ट पहुंचाए, उनके बहुत से अधिकारों का हनन किया और उसके पश्चात धीरे-धीरे जब उसके दुरुपयोग सामने आने लगे, तो उन्होंने मज़दूरों के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए समय-समय पर अनेक अधिनियम बनाए और उन्हें बहुत सी सुविधाएँ देनी शुरू की। और अब पश्चिमी देश जो हैं, वो ज्ञान, विज्ञान और तकनीक के साथ-साथ श्रम का एक संयुक्त आधार लेकर चलते हैं। पश्चिमी देशों में कारीगर, श्रमिक को सम्मान की दृष्टि से अब देखा जाने लगा है। वहाँ श्रम कौशल को शिक्षा का प्रमुख आधार माना जाता है। लेखक इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप के उदाहरण से बताता है कि वहाँ विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में हाथ की कला को मानसिक श्रम के बराबर स्थान दिया गया है। जो मन से हम श्रम करते हैं,
नई-नई बातें सोचते हैं, नई योजनाएँ बनाते हैं, तो वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण है आधार है और कहीं अधिक महत्वपूर्ण आधार आज के समय में हो सकता है। लेकिन हाथ से जो काम करते हैं, उनकी भी अपनी एक महत्ता है, उसे हम नकार नहीं सकते, ना पहले नकार सकते थे, ना आज नकार सकते हैं। सरदार पूर्ण सिंह का निबंध मजदूरी और प्रेम, वास्तव में अगर हम इसके पूरे संक्षेपण की बात करें, सार संक्षेपण की बात करें, तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने आता है। सरदार पूर्ण सिंह का निबंध मजदूरी और प्रेम, श्रम की पवित्रता, उसकी गरिमा और मानव जीवन में उसके आध्यात्मिक तथा सामाजिक महत्व को रेखांकित करता है। श्रम की पवित्रता और उसकी गरिमा और मानव जीवन में उसके आध्यात्मिक तथा सामाजिक महत्व को रेखांकित करता है। उस समय शायद इसका महत्व कहीं अधिक रहा होगा, लेकिन आज के दौर में भी हम परिश्रम की महत्ता को कम नहीं कर सकते। उसकी अपनी एक महत्ता है। भले ही बहुत से तकनीकी साधन आ चुके हैं, जिससे काम जो महीनों में होता था, दिनों में होने वाला, घंटों में और कुछ घंटों में काम होने वाला, शायद कुछ सेकंड्स में होने लगा है। लेकिन बावजूद उसके जो श्रम की महत्ता है, वो तब भी थी, आज भी है, वह अक्षुण्ण है। लेखक के अनुसार हल चलाने वाला किसान और भेड़ चराने वाला गडरिया साधु तपस्वी के समान होते हैं, जो प्रकृति के सानिध्य में निस्वार्थ भाव से श्रम करते हैं। लेखक जोर देता है कि मजदूर के श्रम का मूल्य केवल सिक्कों से नहीं आंका जा सकता, क्योंकि उसके श्रम में मनुष्य का हृदय और प्रेम होता है। उसकी प्रेम की भावना, उसका सच्चा हृदय उस श्रम की भावना में लगा हुआ होता है। जब वह परिश्रम कर रहा होता है, तो ऐसी स्थिति को सिक्कों से नहीं, बल्कि एक सच्चा आभार व्यक्त कर देना, एक सच्ची कृतज्ञता उसके लिए हम दें, तभी हम उसकी जो मजदूरी है, सही अर्थों में चुकता कर सकते हैं। अंत में लेखक पश्चिमी सभ्यता के आदर्श का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि वहाँ श्रम और कौशल का सम्मान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और भारत को भी इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। निबंध का मूल संदेश है कि श्रम ही जीवन की पूजा है और प्रेम सहित श्रम ही मनुष्य की सर्वोच्च संपत्ति है। तो अंतिम जो लाइन है निबंध का मूल संदेश, जो इसमें कहा गया है कि श्रम जीवन की पूजा है, और मैं कहूँ सिर्फ जीवन की ही नहीं बल्कि ईश्वर की पूजा है, तो कहीं अधिक सारगर्भित होगा, कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगा। जो परिश्रम है वह केवल जीवन की ही नहीं, हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं, श्रम है। और ईश्वर की सच्ची पूजा श्रम है। प्रेम सहित श्रम ही मनुष्य की सर्वोच्च संपत्ति है। तो यह था सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही चर्चित, एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंध म, मजदूरी और प्रेम, जिसमें वे उस समय 1931 के आसपास, जब मशीनीकरण का दौर चल रहा था, सभी देश मशीनों की तरफ भाग रहे थे, उस समय इस निबंध को लिखते हैं। हालांकि ये प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी मशीनों का विरोध नहीं करते, लेकिन मशीनों के उस दौर में जब एक भेड़ चाल थी, जल्द से जल्द औद्योगिक उन्नति कर लेना, वैज्ञानिक रूप से सक्षम हो जाना, तब वो एक आग्रह करते हैं कि भले ही हम तकनीकी रूप से कितना ही विकास क्यों ना कर लें, लेकिन मनुष्य की जो परिश्रम की भावना है, उसका महत्व अक्षुण्ण रहना चाहिए। जैसा पहले था, वैसा ही आज भी, क्योंकि वह जो काम करता है, उसमें प्रेम की भावना होती है, उसका सच्चा हृदय उसमें सन्निहित होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें उसके प्रति आभार, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, और साथ ही ये जो परिश्रम की भावना है, केवल कुछ लोगों तक सीमित ना रखते हुए पूरे समाज में सभी लोगों के द्वारा इसे स्वीकृत करना चाहिए, सभी के द्वारा इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। धन्यवाद।